आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। एक नया टॉपिक कुछ बच्चों ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि सर एक पोर्शन हमारा इरिगेशन है, इरिगेशन सिंचाई इंजीनियरिंग थ्योरी के पार्ट हैं। तो उस थ्योरी के पार्ट को आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो थ्योरी के पार्ट में कुछ हमने क्वेश्चंस बनाए हैं, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, और इन्हीं क्वेश्चन को हम यहाँ पर बताएंगे कि हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम लोग उसको चैप्टर वाइज बना दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, और वो क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बीटी में आए भी हैं। तो यहाँ पर हम देखना शुरू कर रहे हैं कि स्क्रीन पे ये टॉप 10 क्वेश्चन लगे हुए हैं। हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। 50 क्वेश्चन की एक सीरीज है, उस 50 क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे जो लगभग बीटी में आ चुके हैं, या हो सकता है कि आगे के परीक्षाओं में आ भी जाएं। तो हमने उसके पार्ट को शुरू किया, तो 5 पार्टों में ये क्वेश्चन है। तो पार्ट 1 आज हम आपके सामने लेके आए हैं। तो पार्ट 1 में ये देखिए स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन लगे हुए हैं, इसमें आप देखिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है कि ये चैप्टर वाइज हमने इसको बना दिया है कि चैप्टर 1 से हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं, चैप्टर 2 से हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं, और चैप्टर 3 से हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन की सीरीज है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देखते जाइएगा, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। इसको हम धीरे धीरे इन सारे क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और कैसे कैसे क्या क्या ये क्वेश्चन कह रहे हैं और इसका आंसर कैसे थ्योरी में लिखा जाएगा उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी डिफिनीशन और इसके प्रोसेस को तभी आप लिख सकते हैं जब इसके बारे में आप जानते रहेंगे। तो चलिए उसी के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो इरिगेशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं। देखिए इरिगेशन क्या होता है? सिंचाई इंजीनियरिंग। सिंचाई इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश मतलब यहाँ पर खाने के लिए और कुछ नकदी फसलों को या अपने जीवन यापन करने के लिए अधिकतर जो आबादी हमारी 60% के ऊपर की जो आबादी है वो कृषि पर निर्भर करती है। तो कृषि पर निर्भर करती है, तो उनको फसलों को उगाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पानी की ज़रूरत। पानी की ज़रूरत वैसे तो इन्हें वर्षा से मिल जाती है, लेकिन हमारी जो फसलें होती हैं वो 12 महीनों तक उनकी कहीं ना कहीं क्रमवार उनका फसलों का उत्पादन होता है। तो हर समय तो बारिश होती नहीं है, हर समय वर्षा का होना पॉसिबल भी नहीं है। 3 या 4 महीने की हमारी वर्षा की ऋतु होती है। तो हम वहाँ पर देखते हैं कि जो ऋतु होती है हमारे पास, उस समय बारिश हो जाए तो उस समय तो फसलों को आवश्यकता जो रहती है वो तो पूर्ति हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फसलों को पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन उस समय वर्षा नहीं हो रही होती है। तो हमें उस समय पानी की जो उपलब्धता कराते हैं वो जिस सिस्टम के थ्रू खेतों में पानी पहुंचाते हैं, या फसलों को उस समय जो पानी की आवश्यकता होती है उस समय जिस विधि से या जिस मेथड से या जिस प्रोसेस के द्वारा या जिस इंजीनियरिंग के तहत हम पानी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं या खेतों में पहुंचाते हैं, वो सारी जो प्रणाली होती है वो इरिगेशन सिस्टम कहलाती है। तो जिस सिस्टम के तहत हम इस पानी को जहाँ पर पौधों की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम पानी को पहुँचाते हैं, वो सारा सिस्टम जो होता है इरिगेशन सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो इरिगेशन के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें जाननी है वो होती है कि इरिगेशन में जब पानी पहुंचाया जाता है तो इसके अलावा भी क्या क्या होते हैं। देखिए इसके अलावा भी पानी को जब खेतों में पहुंचाया जाता है, इसके अलावा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अंतर्गत पानी जो होता है वो हमारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता रहता है। मतलब पानी ऊपर से बरसता है, कुछ पानी ज़मीन में जाता है, फिर वाष्पीकृत होता है, फिर वो ऊपर जाता है। हम कुछ पानी को स्टोर करते हैं, उस स्टोर के माध्यम से करने के बाद हमने उससे जल विद्युत उत्पादन करते हैं, हम मछलियों का भी व्यवसाय करते हैं, नौकायान भी करते हैं। तो इस तरह से हमने इरिगेशन सिस्टम को थोड़ा सा बड़ा बना लिया है। तो इरिगेशन सिस्टम में ये सभी पार्ट आने लगे। हमने क्या किया है, पानी को स्टोर करना शुरू कर दिया है। पानी को स्टोर करने के बाद जब आवश्यकता होती है, तो जहाँ पर अकाल पड़ता है, कभी कभी सूखा पड़ जाता है, तो हम जो पानी इकट्ठा किए रहते हैं उसको भी एक जगह से दूसरी जगह हम पहुँचाते रहते हैं। तो वहाँ पर भी और भी सारी चीज़ें, पहले ये होता था कि इरिगेशन सिस्टम में क्या होता था कि हम पानी को बस खेतों में पहुँचाना ही, हम इसको इरिगेशन सिस्टम के अंतर्गत लाते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही इरिगेशन सिस्टम का विकास हुआ, सिंचाई इंजीनियरिंग का विकास हुआ, वैसे ही हमने उससे जल उत्पादन, विद्युत उत्पादन, उसके बाद इसके अंदर हमने मत्स्य उत्पादन, नौकायान या मनोरंजन की भी सारी चीज़ें को हमने इस पर क्या करते हैं शुरू कर दिया। और इस तरह से इरिगेशन सिस्टम जो हो गया वो कई भागों में भी बट गया है। तो ये तो इरिगेशन सिस्टम की आपकी स्टार्टिंग है कि ये इरिगेशन सिस्टम होता क्या है। तो चलिए हम अपने सीरीज जो क्वेश्चन की सीरीज है उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन क्या है, सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है तथा सिंचाई की विधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। यहाँ पर देखिएगा मेथड ऑफ इरिगेशन।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें कुछ कहेगा लेकिन आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। कई पार्ट होते हैं, तो आपको पहले चैप्टर से जो क्वेश्चन चूज करके लेके आए हैं, हम वो 2 क्वेश्चन को लेके आए हैं, इसमें लगभग आपके सारे पूरे चैप्टर की बातें आ जाएंगी, तो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है तथा सिंचाई की विधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इस फिगर में, ये हटा दे रहे हैं थोड़ा सा इस पार्ट को। कह रहा है कि सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है। कोई पौधा होता है, ये कोई पौधा है, ये पौधा क्या होता है कि जब जमीन में हम इसको लगाते हैं तो ज़मीन में लगाने के बाद इसे पानी की आवश्यकता पड़ती है। पानी की आवश्यकता पड़ती है क्यों? क्योंकि ये पौधा बड़ा होगा, अंकुरित होगा, फिर बड़ा होगा, फिर धीरे धीरे इसमें फल आने लगेंगे, तो समय समय पर इसको पानी की आवश्यकता रहती है। तो उस समय समय पर पानी की उपलब्धता अगर हम इसे उपलब्ध करा लेते हैं तो ये जो होती है, ये फसल जो होती है हमारी पूरी तरह से तैयार हो जाती है। ये जो पौधा होता है वो हमारा तैयार हो जाता है, ये जो क्रॉप होती है वो हमारी तैयार हो जाती है, जिससे कि हमें आवश्यक मात्रा में वो क्या कहते हैं हमें प्राप्त हो जाती है। उससे हम अपने भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, उसको मार्केट में बेच सकते हैं, और जो भी अपनी अन्न आपूर्तियाँ हैं उसको भी इसी के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, इससे पानी की आवश्यकता होती है। तो हमारे जो जलवायु है वो जलवायु ऐसी है कि पूरे साल बारिश नहीं होती है, कभी कभी बारिश होती है। तो जो बारिश का सीज़न होता है वो आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त लिया जाता है। तो वहाँ पर हम देखते हैं 4 महीनों में तो इसको जो पानी की आवश्यकता हो तो मिल जाएगी, लेकिन अब अन्य जब इसको सीजन मिलने होंगे, जो और भी दिन होंगे, जो और भी महीने होंगे, उसमें जो पानी की आवश्यकता होगी वो पानी की आवश्यकता क्यों हम दूर करेंगे, तो हम सिंचाई के माध्यम से हम दूर करते हैं। तो पानी की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि इसको अंकुरित होने के लिए, इसको बढ़ने के लिए और इसको फल देने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी फिर आवश्यकता क्यों पड़ती है, सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दूसरी बात होती है, कभी कभी हमारी जो भारत देश है वो क्या है, आकृति के हिसाब से और जलवायु के हिसाब से हर जगह पर अलग अलग चीज़ें होती हैं। कहीं किस जगहों पर बारिश होती है, कहीं कहीं पे बारिश नहीं होती है। तो होता क्या है कि कहीं कहीं पे बारिश नहीं हुई है और कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है। तो जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो गई होती है वहाँ पे भी फसलें ख़राब हो सकती हैं, और जहाँ पे कम बारिश है वहाँ पे पानी ना भी होने की वजह से भी फसलें ख़राब हो सकती हैं। तो बहुत अधिक बारिश होना भी क्या कहते हैं हमारे लिए क्या होता है, फसलों के लिए ख़राब होता है, और बहुत कम पानी बरसना भी हमारे फसलों के लिए ख़राब होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो पानी हमारे पास जहाँ पर अधिक बारिश हुई रहती है और जहाँ पर कम बारिश हुई रहती है उसको हम क्या करते हैं, सिंचाई के माध्यम से यहाँ पर नहरें बनाते हैं, और नहरों के माध्यम से जहाँ पे अधिक पानी है उसको नहरों के माध्यम से जहाँ पर कम पानी बरसा रहता है वहाँ पर पहुँचा देते हैं। जिससे क्या होता है कि ये जो अधिक पानी है ये कम हो जाता है, जहाँ कम पानी है वहाँ पर पानी की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। इससे क्या होता है कि इस पौधों को जहाँ पर ज़्यादा बारिश हुई है वहाँ पर भी पौधों को जितनी आवश्यकता है उतना पानी मिल जा रहा है, और जहाँ पर पानी की बारिश नहीं हुई है वहाँ पर भी क्या है, पौधों को आसानी से पानी की आवश्यकता की पूर्ति हो जा रही है। तो हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि अगर हमें पानी की जो आवश्यकता पड़ती है उसके रीजन होते हैं वर्षा का कम होना, वर्षा का बहुत ज़्यादा हो जाना, तथा जहाँ पर हमें फसलों को पानी की जब आवश्यकता पड़ती है उस समय ना उपलब्ध होना, उसके लिए भी हम सिंचाई की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो ये जो पहले क्वेश्चन का पार्ट 1 है वो है सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसके लिए हमने डिस्कस किया। दूसरा पार्ट कह रहा है सिंचाई की विधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। सिंचाई की विधियाँ मतलब मेथड ऑफ इरिगेशन। मेथड ऑफ इरिगेशन मतलब खेतों में जो पानी है, मतलब जो आपके खेत में है उस खेतों में पानी कैसे पहुँचाया जाता है, ये है मेथड ऑफ इरिगेशन। ठीक है, आपने जो क्वेश्चन की सीरीज है उसमें एक है कि सिंचाई प्रणालियाँ क्या हैं। सिंचाई प्रणालियाँ क्या है मतलब हमें पानी कैसे प्राप्त होता है, ये अलग चीज़ है। 2 क्वेश्चन अलग अलग हैं, आप देखिएगा। एक है सिंचाई की प्रणालियाँ क्या होती हैं। सिंचाई की प्रणालियाँ मतलब हमें जो पानी होता है वो कैसे कैसे प्राप्त होता है, किन माध्यमों से पानी हमें प्राप्त होता है, वो सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत आ गया। ठीक है, और जो पानी हमें प्राप्त हो गया है उसको हम खेतों में कैसे पहुँचा रहे हैं। जो पानी हमें प्राप्त हो गया है, जैसे मान लो हमें किसी माध्यम से पानी प्राप्त हुआ, वर्षा के माध्यम से पानी प्राप्त हुआ या नहरों के माध्यम से पानी प्राप्त हुआ, जिन भी माध्यम से हमें पानी प्राप्त हो गया, जलाशय के माध्यम से हमें पानी प्राप्त हो गया, ये पानी प्राप्त हो गया। अब इस पानी को सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें खेतों में सब जगह पर पहुँचाना है, मतलब हर पौधे के पास पहुँचाना है। तो हर पौधे के पास जब पहुँचाना होता है तो वो कहलाता है मेथड ऑफ इरिगेशन, मतलब पानी देने की विधियाँ। तो इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि पानी देने की विधि है मतलब पानी हमें प्राप्त हो चुका है और उस पानी को हमें खेतों में पहुंचाना है। और जो दूसरा क्वेश्चन इसी में आपने अभी स्क्रीनशॉट में देखा होगा, वहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंचाई प्रणालियाँ क्या होती है, मतलब हमें पानी कैसे प्राप्त होगा, हमें पानी
प्राप्त कैसे होगा, वो सिंचाई प्रणालियां हैं, तथा पानी प्राप्त होने के बाद जब खेतों में पानी पहुंचाया जाता है उसे कहते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन। तो क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। तो हम यहाँ पे बात करें कि पानी हमें प्राप्त हो चुका है और उसको हम क्या कर रहे हैं, खेतों में पहुंचा रहे हैं। तो देखिए मेथड ऑफ इरिगेशन क्या होता है, उसी के बारे में डिस्कस करते हैं और जानते हैं क्या क्या होते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे विद फिगर। करब मेथड ऑफ इरिगेशन। मेथड ऑफ इरिगेशन 3 प्रकार से होते हैं। पहला होता है सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन। सरफेस का मतलब होता है आपका प्रवाह। सरफेस का मतलब क्या होता है, जमीन के माध्यम से पानी को पहुंचाना, मतलब जमीन के ऊपर से पानी को पहुंचाना। सब सरफेस इरिगेशन में क्या होता है, जमीन के कुछ भाग के अंदर से पानी को पहुंचाना, ठीक है। अधिस्तर सिंचाई कहते हैं, और उसे कहते हैं स्तर सिंचाई, मतलब जमीन के ही रास्ते, मतलब जमीन के ऊपर से ही पानी को पहुंचाना। सब सरफेस इरिगेशन का मतलब क्या होता है कि अधिस्तर, मतलब जमीन के थोड़ा सा नीचे। स्प्रिंकल मतलब क्या होता है, छिड़काव। क्या होता है, छिड़काव सिंचाई, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक निकल के आता है वो होता है सरफेस इरिगेशन। क्या निकल के आया, सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको पानी कहीं से प्राप्त हो गया, जलाशय से प्राप्त हो गया, नहरों से प्राप्त हो गया, ठीक है, या कहीं पर आपने पानी को स्टोर कर रखा था वहां से प्राप्त हो गया। अब इसको हमें क्या करना, खेतों के प्रत्येक भाग तक, मतलब ये पौधा है ना, यहाँ पर खेतों में पौधे लगे हैं, इसको हमें क्या करना है कि कुछ ऐसी विधि लगानी है कि जिससे कि ये जो पानी है ना वो सारे पौधों तक पहुँच जाए, आसानी से सारे पौधों तक पहुँच जाए, ना पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो ना पानी की मात्रा बहुत ही कम हो। तो इस प्रकार से जब पानी को पहुँचाया जाता है तो ये मेथड ऑफ इरिगेशन कहलाता है। तो हमें सबसे पहले इसने कहा है कि सरफेस इरिगेशन जमीन के रास्ते से, मतलब स्तर सिंचाई कहते हैं इसे, जमीन के रास्ते से पहुँचाना है। तो जब जमीन के रास्ते से पहुँचाना है तो हम इसमें कई प्रकार की तरीकों का प्रयोग करते हैं जिससे कि पानी हर पौधों तक पहुंच जाए। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है फ्लूडिंग मेथड, दूसरा है चक मेथड, तीसरा है बेसिन मेथड, चौथा है फॉरो मेथड और पांचवा है कंटूर मेथड। एग्जाम्पल के तौर में हम आपको कहते हैं जैसे कि बहुत लोगों के पास, जैसे किसी के पास आपको पहुंचना है, ठीक है, तो उसके लिए आप बहुत सी चीज़ों को यूज करते हो कि आप उस पर समय से पहुंच जाओ। तो उसके लिए कोई गाड़ी से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई बस से जा रहा है। तो आपका मतलब है कि आपको एग्जाम सेंटर तक पहुंचना है, तो उसके लिए आप कैसे कैसे पहुंच रहे हो वो बात हो रही है। पहुंचना तो सबको है, ठीक है। तो हो सकता है किसी ने गाड़ी का प्रयोग किया हो, ठीक है, तो गाड़ी से 2 व्हीलर का प्रयोग किया है, किसी ने 4 व्हीलर का प्रयोग किया है, कोई डायरेक्ट किसी और चीज़ से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर सबको अलग अलग दिक्कतें भी आएंगी और सबको कुछ दिक्कतें नहीं भी आएंगी। तो उसमें क्या होता है कि ये जो है मेथड ऑफ इरिगेशन जो है वो पानी को पौधों तक पहुंचाना है। तो पानी को पौधों तक पहुंचाने के लिए वो विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हैं। तो उसमें फ्लोडिंग मेथड है, चक मेथड है, बेसिन मेथड है, फरो मेथड है और कंटूर मेथड है। तो देखिए किस तरह से पहुंचाते हैं। फ्लूडिंग मेथड क्या कहता है, सबसे पहला जो मेथड है वो है फ्लूडिंग मेथड। फ्लूडिंग मेथड क्या होता है कि आपके पास एक खेत है, ऐसे एक खेत है मान लीजिए, ठीक है, खेत है। तो इन्होंने क्या किया, खेतों को अपने ये पार्टों में ऐसे बांट दिया, खेतों में पार्टों में बांट दिया। ये क्या है, इन्होंने ऐसे मेड़ बना दी। ये क्या है, मेड़, जिसे आप डावल कहते हैं। डावल का मतलब कि आप हमारे खेतों में पानी रहे और दूसरे के खेत में पानी ना पहुंचने पाए। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये नाली हमने बनाई, नाली के माध्यम से ऐसे नाली ऐसे चली जा रही है, ठीक है, नाली ऐसे चली जा रही है, ये पानी ऐसे चला जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले इनके खेत में पहुंचना है तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से एक ऐसे ये जो मेड़ थी इन्होंने ऐसे खोल दिया। अब पानी इनके खेतों में पहुंच रहा है। अब इस खेत में पानी हो सकता है कि कहीं पर ज़्यादा हो जाए, कहीं पर कम हो जाए, लेकिन खेतों में पानी ऐसे पहुंचता रहेगा, ठीक है। तो जब तक पूरा पानी भर नहीं जाएगा तब तक ऐसे खेतों में पानी ये पहुंचाते रहेंगे। जब खेतों में पानी बंद हो जाएगा तो इसको ये लॉक कर देंगे, अब दूसरे के खेत में पानी जाने लगेगा ऐसे, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, फ्लूडिंग मेथड। फ्लूडिंग मतलब मुक्त विधि। मुक्त विधि मतलब पानी को जैसे जाना हो खेतों में हमने छोड़ दिया। अब जहाँ पर ढाल होगी वहाँ पर ज़्यादा पानी होगा, जहाँ पर स्लोप नहीं होगी वहाँ पर कम पानी रहेगा। मतलब कुल मिला के पूरे खेत भीग जाए, वो मान लेते हैं कि इसकी सिंचाई हो गई। तो ये पहला मेथड है पानी देने का। दूसरा क्या है, चक मेथड। चक मेथड क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, कई पार्ट में बांट लेते हैं। ये दूसरा है चक मेथड, ठीक है। इन्होंने पूरे खेत को कई पार्टों में बांट लिया, ठीक है। जैसे ये था, ये पार्ट था, तो इन्होंने क्या किया, ये से पानी है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ऐसे पानी ऐसे छोड़ दिया, बीच में ऐसे रिक्त कर दिया और पानी ऐसे छोड़ दिया। अब ये कह रहा है कुछ पार्टों में इधर पानी जा रहा है और कुछ पार्टों में इधर में पानी जा रहा है। फिर ऐसे छोड़ दिया, कुछ पार्ट में इधर में पानी जा रहा है और कुछ पार्ट में इधर में पानी जा रहा है। तो उससे क्या होता है कि बराबर बराबर पानी
हर जगह पर पहुंचता रहता है। तो जहां पर ये पानी है इधर ढाल की तरफ है, इधर छोड़ दिया, जैसे ये भर गया तो इसको ऐसे इन्होंने लॉक कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इधर की तरफ पानी छोड़ दिया, खेतों में ही इन्होंने मेड़ बना दिए हैं, और मेड़ बनाने के बाद क्यारियां टाइप की बना दी हैं कि आसानी से जा सके। अगर एग्जाम्पल के रूप में समझना चाहते हैं आप तो ये ऐसे समझिएगा, ये है ना ऐसे, पहले क्या रहता था, आप क्या कर रहे हैं फ्लूडिंग मेथड में क्या कर रहे हैं, पानी को ऐसे डायरेक्ट छोड़ दिया, खेतों में ऐसे चल रहा है। चक मेथड में क्या करेंगे, आप ऐसे पहले एक ऐसे मेड़ बना देंगे, क्या बना देंगे, मेड़ बना देंगे। मेड़ बनाने के बाद फिर ऐसे ऐसे बांट दिया आपने खेतों को, ठीक है। अब पानी यहाँ पर ऐसे चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, तो इसमें क्या होता है कि पानी इधर ऐसे खोल दिया, फिर ये पानी ऐसे भर गया तो इसको ऐसे इन्होंने बंद कर दिया, फिर पानी इधर की तरफ खोल दिया, फिर पानी ऐसे क्या कर रहा है, फिर इधर चला जा रहा है, फिर पानी इधर चला जा रहा है, फिर पानी इधर चला जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि जब एक पानी भर जाता है तभी हम दूसरे को पानी देते हैं, फिर तीसरे को पानी देते हैं, फिर चौथे को पार्ट को पानी देते हैं। तो क्यारियां नुमा जब बना के कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, चक मेथड। बेसिन मेथड क्या होता है, बेसिन मेथड समझिएगा, बेसिन मेथड ये है, ठीक है। बेसिन मेथड क्या करते हैं, जहां पौधा होता है ना वहां पर गड्ढा बना देते हैं। क्या करते हैं, जहां पर पौधा होता है वहां पर गड्ढा बना देते हैं। देखिए कैसे, ये मिटा रहे हैं, अभी आपको समझाते हैं, ये ध्यान से देखिएगा। ये जैसे है ना ऐसे पौधा लगा हुआ है, यहां पर ऐसे पौधा लगा हुआ है, यहां पर ऐसे पौधा लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे समतल था ना ये। तो इन्होंने क्या किया, जहां जहां पौधा था वहां पर ऐसे गड्ढा बना दिया, क्या बना दिया, गड्ढा बना दिया ऐसे, ठीक है, गड्ढा बना दिया, ऐसे गड्ढा बना दिया। अब जानते क्या होगा, अब पानी आप ऐसे दोगे ना, पहले ऐसे पानी दोगे, फिर ये पानी ऐसे चलेगा, चलेगा तो फिर क्या होगा, इस गड्ढे में ऐसे पानी भर जाएगा। जब इस गड्ढे में पूरा पानी भर जाएगा, इस पौधे को पूरा पानी मिल जाएगा, तब ये क्या होगा, इस गड्ढे से बाहर पानी निकलेगा, फिर इस गड्ढे में जाएगा, फिर यहाँ पे पूरा भर जाएगा, तो फिर क्या होगा, इस तीसरे गड्ढे में ऐसे पानी भरता जाएगा। तो वही सिस्टम यहाँ पे बनाया कि पानी ऐसे चला, पानी ऐसे चला, फिर यहाँ पर क्या हुआ, ये पौधा लगा ना, ये पौधे का ये प्लान है, ये एलिवेशन है। इंजीनियरिंग में समझिएगा थोड़ा सा, ये क्या है बेटा, प्लान है, और ये क्या है, एलिवेशन है। इसको आप ऊपर से देख रहे हो तो ऊपर से पौधा ऐसे दिखेगा, और ये गड्ढा ऐसे राउंड में दिखेगा। तो यहाँ पर जैसे ही पानी चला, पानी चला, पानी चलने के बाद क्या हुआ, ये गड्ढा भर गया। अब क्या हुआ, फिर दूसरे पौधे की तरफ चलेगा, फिर ये गड्ढा भर जाएगा, फिर यहाँ पर ऐसे चलेगा, फिर यहाँ पर पानी ऐसे भर जाएगा, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे। तो इसे क्या कहते हैं, बेसिन। बेसिन देखोगे ना किचन में, आप किचन में क्या होता है, एक बेसिन बना होता है ना ऐसे गड्ढे नुमा का, तो वो बेसिन होता है ना, वो गड्ढा नुमा होता है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, हम बर्तन धुलते हैं तो पानी उसी में रह जाता है, इधर उधर जाता नहीं है। तो वही चीज़ ये कहलाता है यहाँ पर बेसिन मेथड कहलाता है। बेसिन मेथड क्या होता है कि यहाँ पर आया पानी, इस गड्ढे में भरा, गड्ढे भरने के बाद फिर पानी यहाँ पे आ गया, फिर पानी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो जब एक क्रॉप की रिक्वायरमेंट जब पानी की पूरी हो जाती है, पूरी तरह से सैचुरेट हो जाता है, तब दूसरे पौधे में वो पानी ट्रांसफर करता है। तो इस प्रकार से गड्ढा भरने के बाद दूसरा चला जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, बेसिन मेथड। फिर कुंड विधि क्या कहते हैं, कुंड विधि क्या होती है, यहाँ पर हम पौधों में गड्ढा बना रहे हैं, ठीक है। जो ये मेथड है आपका कुंड विधि है, कुंड विधि देखिए क्या होगा, कुंड विधि जस्ट इसका थोड़ा सा उल्टा होता है। इसमें क्या करते हैं, पौधों के बगल में गड्ढा बनाते हैं। पौधों के बगल में गड्ढा मतलब क्या होता है कि जैसे ये पौधा लगा है ना ऐसे, तो यहाँ गड्ढा बनाएंगे ऐसे, ठीक है। इसको मेड़ पे डाल देते हैं, इसको ऐसे मेड़ पर, फिर यहाँ गड्ढा बनाएंगे ऐसे, ये मेड़ ऐसे, ये मेड़ होती है। मेड़ का मतलब ये मेड़ हो गई, और इसके बगल में ये क्या हो गया, गड्ढा हो गया। इसमें पानी भरते हैं ऐसे, क्या भरते हैं, इसमें ऐसे पानी हमने ऐसे भर दिया, और यहाँ पर पेड़ लगाते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, पेड़ लगा दिया। तो अगर आप देखोगे तो ये पेड़ लगे हुए हैं ऐसे, तो इसमें पानी यहाँ पर भरा हुआ है, ठीक है। मतलब इसके बगल में एक नाली बना देते हैं, ऐसे पहले नाली बनाते हैं, नाली के बगल में क्या बनाते हैं, एक मेड़ बनाते हैं, डावल जिसे कहते हैं। मतलब थोड़ा सा ऐसे मिट्टी को उठा देते हैं, वही क्या कहलाता है, डावल। जब मिट्टी को जमीन के लेवल से थोड़ा सा उठा दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, डावल कहलाता है। अभी आप इरिगेशन में जब नहर पढ़ने लगेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे डावल के बारे में। तो यहाँ पानी यहाँ पर भरा जाता है, यहाँ पर पानी भरा गया और इस मेड़ पर पौधे लगा दिए गए। तो उससे क्या होता है कि ये सैचुरेट होता है। सैचुरेट का मतलब पानी क्या होता है, पोरोसिटी के माध्यम से धीरे धीरे पौधों में जाता रहता है। सॉइल में आपने पढ़ा होगा ना, पोरोसिटी के माध्यम से धीरे धीरे क्या होता है, ये पौधों में पहुंचता जाता है, या स्त्रोण के माध्यम से पौधों के अंदर ये क्या जाता रहता है जितनी रिक्वायरमेंट है। तो ये हमेशा क्या होता है, पौधों को जो नमी रहती है वो हमेशा इसको नम किया रहता है, पानी की जो आवश्यकता होती है वो धीरे धीरे इसी के माध्यम से पूरा होता रहता है। तो ये कहलाता है आपका कुंड विधि। तो कुंड मतलब ये ऐसे पानी ऐसे बना होता है, कुंडनुमा बना होता है, और ये मेड़ पर रहता है, तो इसलिए किसी का क्या कहते हैं, कुंड विधि। कंटूर मेथड क्या होता है,
कंटूर मेथड जो होता है बेटा ये पहाड़ियों पे अपनाया जाता है। पहाड़ियों पे आप जानते क्या होता है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लोप होती है। तो कंटूर क्या होता है, सर्वे में आप पढ़ेंगे, थर्ड ईयर वाले बच्चे सर्वे में पढ़े होंगे कि जो एक समान ऊंचाई होती है ना, उनको हम एक लाइन से दर्शाते हैं, ठीक है, उसे कंटूर कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ऊंचाई 3 मीटर की है, ये ऊंचाई 4 मीटर की है, ये ऊंचाई 2 मीटर की है, ये ऊंचाई 3 मीटर की है, ये ऊंचाई 4 मीटर की है, ये ऊंचाई 2 मीटर की है, ये ऊंचाई 3 मीटर की थी। तो जो समान ऊंचाई वाले होते हैं, जो समान ऊंचाई वाले होते हैं बिंदु, जो समान ऊंचाई वाले बिंदु होते हैं, जब उनको एक हम लाइन से दिखाते हैं तो उसे ही कंटूर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंटूर लाइन। मतलब एक जो स्थल होता है वहाँ पर ऐसा ना कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो बराबर ऊंचाई के होंगे और कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो एक समान ऊंचाई के नहीं होंगे। तो वहाँ पर कहते हैं जो समान ऊंचाई वाले बिंदु होते हैं, जब उनको हम किसी लाइन से मिलाते हैं तो वही चीज कहलाती है कंटूर। तो जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 को 2 वाले से मिला दिया, 3 को 3 वाले से मिला दिया, ठीक है, और 4 को 4 वाले से मिला दिया। तो ये जो लाइन होगी 3 की, ये अलग लाइन होगी, ये 2 की होगी, ये अलग होगी, और ये 4। तो इससे क्या आपको पता चल जाएगा कि ये जो बिंदु हैं ये सारे एक समान ऊंचाई के हैं। इस लाइन से जो बने ये कंटूर लाइन, ये सब एक समान है, ऊंचाई समान है। और जो 4 वाले बिंदु लाइन दिखाई दे रही, उसका मतलब इनकी ऊंचाइयाँ एक समान है। तो जिन पॉइंटों की ऊंचाइयाँ एक समान होती है उसे कंटूर लाइन से दर्शाते हैं हम। तो कंटूर मेथड क्या होता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो ऊंचाइयाँ होती हैं उन ऊंचाइयों के आधार पर हम एक लाइन खींच लेते हैं और उसको पानी को ऐसे देते हैं कि वो ऊपर से नीचे की ओर पानी होता हुआ चला आए। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे हमने सबसे पहले सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाले को हमने नाप लिया, तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाले को नापा तो ऐसे बनती हुई लाइन आई, तो हमने क्या किया, यहाँ पर ऐसे मेड़ बांध दिया, ठीक है। फिर इससे कम ऊंचाई वाली जो होगी उसको फिर हमने इसको नीचे की तरफ डाला, ऐसे, ये ऐसे डाल दिया, ठीक है, ऐसे बना रहे ना ऐसे फिगर। फिर तीसरा ऐसे डाला, तो ज़्यादा ऊंचाई से कम ऊंचाई की तरफ आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं ना पानी होता है ना वो स्लोप की तरफ, मतलब ऊंचाई से नीचे की तरफ बहुत तेजी से बहता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पानी को यहाँ से डालना शुरू किया, तो पानी यहाँ पे जाएगा, ज़्यादा ऊंचाई पे जाएगा, तो जैसे इसमें भर जाएगा पानी तो इस मेड़ को क्रॉस करके फिर इसमें आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, जब इसमें ज़्यादा भर जाएगा तो जाहिर सी बात है ये इससे थोड़ा नीचे है, क्योंकि हमने इसको कंटूर के माध्यम से एक समान ऊंचाई में व्यक्त कर लिया है। तो जैसे ही पानी इसमें आएगा तो वो क्या हो जाएगा, फिर इसमें अपने आप ही ढाल नुमा पानी आता रहेगा। तो इस फिगर को ऐसे कहते हैं कंटूर मेथड, ऐसे करके फिगर होता है, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, कंटूर मेथड कहलाता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है और इस प्रकार से आप फिगर में लिखेंगे। तो इसमें तरह तरह के मेथड होते हैं। फिर दूसरी बात आती है सब सरफेस। सब सरफेस इरिगेशन क्या होता है, सब सरफेस में देखिए, क्योंकि इस मेथड में पानी का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सब सरफेस का यूज करते हैं। सब सरफेस में देखिएगा क्या होता है, यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे ये ज़मीन है, ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर हमने ऐसे पौधा लगा दिया, यहाँ पर हमने क्या किया, ऐसे पौधा लगा दिया, ठीक है। तो इसमें पानी को इसके ऊपर से नहीं डालते हैं, हम क्या करते हैं, इसको ज़मीन में सबसे पहले 30 से लेके 60 सेंटीमीटर तक नीचे चले जाते हैं। कहाँ तक, 30 से 60 सेंटीमीटर तक नीचे चले जाते हैं। और यहाँ पर एक लोहे की ऐसे पाइप डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, पाइप। ज़मीन के नीचे की बात कर रहे हैं, सब सरफेस इरिगेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ऐसे पाइप डाल दिया और यहाँ पर ऐसे छिद्र कर देते हैं, ऐसे छिद्र कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेन पाइप जिससे पानी आएगा, ठीक है, लगा देते हैं, जिससे पानी आप इसके अंदर डाल सको, ठीक है, ऐसे रहता है। तो ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी देर पर छिद्र कर देते हैं। अब होगा क्या, जैसे ही आप इसमें पानी डालोगे ऐसे, तो ये पानी जाएगा ऐसे छिद्रों के माध्यम से, ये इसको ऐसे सींचता रहेगा, ठीक है, इस छिद्र के माध्यम से ऐसे सींचता रहेगा। तो ये क्या होता है, जब इसके नीचे अधि स्तर पर, मतलब इस जमीन के थोड़ा सा नीचे जाके हम एक पाइप से इसकी पानी की सिंचाई करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, सब सरफेस इरिगेशन। समझ में आ गया ना, मतलब यहाँ पर पानी हमने डाला, पानी मेन पाइप के अंदर डाल दिया, फिर पानी ऐसे जाएगा ना, फ्लो होगा। फिर क्या करेगा, ये जो यहाँ पर आपने छिद्र किया, छिद्रित पाइप लगाते हैं, कास्ट आयरन के लगाते हैं, तो ये क्या होता है, ऐसे पानी को जब यहाँ पे छिद्र डालेगा तो प्रेशर के माध्यम से पानी ऐसे ऊपर की ओर उठने की कोशिश करेगा, तो ये पौधों को ऐसे सींचता रहेगा। इससे क्या होता है ना कि जब आप सरफेस इरिगेशन में जब पानी डालते हो ना, सूर्य की रोशनी से वाष्पीकरण होता है। इस तो कुछ पानी क्या होता है, वाष्पीकरण के माध्यम से चला जाता है, कुछ पानी पौधों में पहुँचता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो अंतर होता है वो होता है कि इसके माध्यम से जो पानी होता है वो वाष्पीकरण नहीं हो पाता है और नुकसान नहीं होता है। जितनी पानी की आवश्यकता होती है उस प्रकार से पौधों में पानी पहुंचता रहता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जानते क्या होता है, इसमें आपने देखा पानी बनाने के लिए हमें जगह जगह मेड़ बनानी पड़ी ना, जगह जगह मेड़ बनानी पड़ेगी। तो जितने में मेड़ बनाओगे आप, जितने में डावल बनाओगे, तो उतने में तो आप पौधा नहीं उगा सकते ना, मेड़ों पे तो पौधा नहीं उगा सकते हो। तो आप क्या करेगा, उतनी ज़मीन आपकी फसल उत्पादन नहीं करेगी।
उतनी फसल आपकी उत्पादन नहीं करेगी। जो पानी को आप रोकने के लिए मेढ़े बनाते हो ना, इसमें आपने देखा ना जगह जगह पे मेढ़ बनाया था आपने, तो उतना तो उत्पादन नहीं करेगी। इसमें क्या होता है कि आपको पूरे में आप क्या करिए, पूरे में आप फसलों का उत्पादन करिए और नीचे से आप पानी दे रहे तो आपको मेड़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये थोड़ा सा लाभ इसमें होता है सब सरफेस इरिगेशन में, लेकिन चूंकि इसमें पाइपें लगती हैं इसलिए थोड़ा सा सरफेस इरिगेशन की अपेक्षा थोड़ा सा महंगा पड़ता है। फिर देखते हैं तीसरे टॉपिक की बात करते हैं हम, स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होता है, इसमें भी पाइप लगती है, ऐसे पाइप लगती है। यहाँ पर इसको पाइप ऊपर भी लगा सकते हो और नीचे भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर ऐसे होल किए रहते हैं ऐसे, ठीक है। तो और यहाँ पर ऐसे पौधा लगा। तो स्प्रिंकल इरिगेशन में क्या होता है, इसमें पाइप में पानी जो होता है वो दाब के माध्यम से भेजा जाता है और ये कुछ ऊंचाई पे जाने के बाद क्या करता है, ऐसे स्प्रिंकल मतलब ऐसे फुहारों के माध्यम से ऐसे पौधों को सींचता रहता है। तो 2 पौधों के 3 पौधों के मतलब जितना ये जो इसका स्प्रिंकलर है वो जितनी दूरी तक तय करेगा उतनी दूरी में इसको हम छिद्र करते हैं और ये क्या करता है, ऐसे पानी के माध्यम से जब ऊपर से ऐसे जाता है प्रेशर के माध्यम से थोड़ा ऊंचा जाएगा, फिर क्या करेगा, फुहारों के माध्यम से ऐसे पौधों में क्या होगा, पहुँचाता रहेगा। तो यही क्या कहलाता है आपका स्प्रिंकलिंग इरीगेशन या स्प्रिंकलर इरीगेशन। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन जब आएगा हो सकता है अलग अलग क्वेश्चन करके 5-5 नंबर के आ जाएं। हमने इसमें 2 क्वेश्चन को एक साथ जोड़ा है, तो ये 2 क्वेश्चन है समझिए। पानी की सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये 5 नंबर का अलग क्वेश्चन आएगा। और प्लस तथा सिंचाई की विधियां कितने प्रकार की होती हैं, ये सारी विधियां हैं। इन विधियों को आप लिखेंगे, सबसे पहले सरफेस इरिगेशन को लिखेंगे, इसमें इतने पार्ट होते हैं। फिर सब सरफेस इरिगेशन को लिखेंगे और फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन को लिखेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए मिटा देते हैं इसको। कहला सिंचाई प्रणाली को समझाइए तथा सिंचाई प्रणाली के लाभ हानि के बारे में बताइए। तो चलिए सिंचाई प्रणाली मतलब हमने आपको बताया, अब हम इसमें बात करेंगे पानी हमें प्राप्त कैसे होगा। तो सिंचाई प्रणाली क्या होती है, सिंचाई प्रणाली मतलब कि हमें पानी कैसे प्राप्त होगा, इसके बारे में बात करते हैं। इरिगेशन सिस्टम की बात करते हैं कि इरिगेशन सिस्टम होता क्या, मतलब पानी हमें कैसे कैसे प्राप्त होता है। तो देखिए इरिगेशन सिस्टम की बात करते हैं। इरिगेशन सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो देखिए इरिगेशन सिस्टम की बात कर रहे थे। इरिगेशन सिस्टम में हम बात करते हैं कि हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है नेचुरल इरिगेशन। नेचुरल इरिगेशन का मतलब होता है प्राकृतिक सिंचाई। फिर है आर्टिफिशियल इरिगेशन मतलब कृत्रिम सिंचाई। फिर हम बात करते हैं नेचुरल इरिगेशन में क्या होता है, रेनफॉल इरिगेशन और इंडंडेशन इरिगेशन। रेनफॉल का मतलब होता है वर्षा सिंचाई और इंडंडेशन मतलब होता है बाढ़ सिंचाई। फिर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इरिगेशन की। आर्टिफिशियल इरिगेशन में क्या क्या आते हैं, फ्लो इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें क्या होते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं। फिर इन दोनों प्रकारों में ये इतने प्रकार के होते हैं। तो नेचुरल इरिगेशन होता है प्राकृतिक सिंचाई। प्राकृतिक सिंचाई क्या होती है, जब प्रकृति के माध्यम से किसी फसलों की सिंचाई हो जाए तो उसे प्राकृतिक सिंचाई कहते हैं। मतलब कि इसमें 2 प्रकार के होते हैं। नेचुरल इरिगेशन मतलब प्रकृति द्वारा पानी बरसा, पानी बरसने के बाद जो फसलें उस समय उपजी थी उसमें पानी पहुंच गया, वो सब क्या कहलाया आपका प्राकृतिक सिंचाई। प्राकृतिक सिंचाई में क्या होता है, रेनफॉल इरिगेशन और इनअंडेशन इरिगेशन। रेनफॉल क्या होता है, रेनफॉल में तब होता है वर्षा सिंचाई। क्या होता है, वर्षा सिंचाई। वर्षा सिंचाई में क्या होता है कि बारिश हुई, बारिश होने के बाद क्या हुआ, बारिश होने के बाद यहाँ पर जो भी फसलें थी इन फसलों में पानी अपने आप ही पहुँच गया, इसे ही क्या कहते हैं वर्षा सिंचाई या रेनफॉल इरिगेशन। दूसरा क्या होता है इनअंडेशन इरिगेशन मतलब बाढ़ सिंचाई। बाढ़ सिंचाई क्या होता है, जब पानी बरसता है तो पानी बरसने के बाद देखिए कहीं कहीं पर पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, नदियों में या समुद्रों में या जलाशय में या कुओं में, बहुत जगह पर पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब पानी ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या होगा, ओवरफ्लो होगा। ओवरफ्लो होने के बाद क्या होता है, पानी इन नदियों में से क्या होता है ओवरफ्लो होने लगता है। ओवरफ्लो होने के बाद क्या होता है कि जब पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो जब पानी बह के फिर खेतों में आसानी से पहुँच जाता है, उसे ही क्या कहते हैं बाढ़ सिंचाई। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि यहाँ पर इस समय मौसम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो हम इन नदियों में से नहरों को खोद देते हैं, ऐसे नहरों को खोद देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही पानी बहुत ज़्यादा होता है तो इस नहरों के माध्यम से खेतों में पानी अपने आप ही
पहुंचता रहता है, इसे क्या कहते हैं, बाढ़ सिंचाई। लेकिन इससे क्या होता है कि बाढ़ सिंचाई जो होती है, जैसे ही पानी जब बरसता है तो अगर बाढ़ आती है, बाढ़ आने के बाद तो इसमें हमें पानी पर नियंत्रण नहीं रहता है, तो खेतों में कभी कभी क्या होता है, बहुत अधिक पानी पहुंच जाता है तो फसलें डूब जाती हैं और ख़राब भी हो जाती हैं। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब इसमें पानी की मात्रा धीरे धीरे कम होती है तो इसमें सिल्ट बैठने लगती हैं, तो नहरें क्या होती हैं, बालू के माध्यम से, सिल्ट के माध्यम से वो पटना शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे ये पूरी तरह से पट जाती हैं, जिससे कि जब दोबारा बाढ़ आती है तो पानी इसके माध्यम से पहुंच नहीं पाता है। तो ये सब प्रॉब्लम होती है हमारी प्राकृतिक सिंचाई में। तो हमें होता क्या है कि ये तो डिपेंड है, प्रकृति के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन हर समय पानी को उपलब्ध कराने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है आर्टिफिशियल इरीगेशन की। तो पानी को हर समय पानी उपलब्ध कराने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिफिशियल इरीगेशन का। ये 3 प्रकार के होते हैं, फ्लो इरीगेशन मतलब प्रवाह सिंचाई, लिफ्ट इरीगेशन जब पानी को नीचे से उठाया जाता है, और स्प्रिंकलर इरीगेशन के बारे में तो अभी हमने आपको बताया है, फुहार सिंचाई, ठीक है, छिड़काव सिंचाई। तो चलिए फ्लो इरीगेशन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है बारहमासी सिंचाई, ठीक है, मौसमी सिंचाई, जलाशय सिंचाई। तो देखिए बारहमासी सिंचाई क्या कहते हैं, जिससे ऐसी कुछ जहाँ पर हमारे से हिमालय का जो पठार है वहाँ पर हर समय पानी उपलब्ध रहता है, वहाँ की नदियों में क्या होता है, हर समय पानी उपलब्ध रहता है। तो हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि हमारे पौधों को हर समय पानी उपलब्ध हो जाए। तो जब हम कभी भी किसी माध्यम में ऐसी नहरें बनाते हैं जिस माध्यम से कि हमें हर समय पानी की उपलब्धता हो, तो उसे क्या कहते हैं, बारहमासी सिंचाई। क्या कहते हैं, बारहमासी सिंचाई। तो देखिए बारहमासी सिंचाई क्या होती है, इसको मिटा देते हैं। बारहमासी सिंचाई का मतलब कि हमारे पास जैसे हिमालय का पठार में होता है, वहाँ पर ऐसे पानी का जो स्रोत होता है वो हर समय उपलब्ध होता है, मतलब वहाँ की नदियों में हर समय पानी उपलब्ध होता है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ की नदियों में से नहर बनाते हैं, नहर पे पूरा कंट्रोल रखते हैं, और नहर पे कंट्रोल रखने के बाद हम क्या करते हैं, ये पानी को जहाँ पर पानी की कमी होती है या जहाँ पर पानी की आवश्यकता होती है, यहाँ से नहरों के माध्यम से पानी को खेतों में पहुँचाया जाता है। तो इसे बारहमासी सिंचाई कहते हैं। मौसमी सिंचाई किसे कहते हैं, मौसमी सिंचाई क्या होता है कि मौसम मतलब जो वर्षा हो उस समय क्या करते हैं, हम कुछ नदियों में जहाँ पर हम जानते हैं कि वर्षा के समय में ये नदियाँ भर जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, उन नदियों में से एक नहर निकाल देते हैं। जैसे कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं ना, जब हमें पता चलता, हमें होता है कि हाँ नहीं यहाँ पे पानी बरसेगा, तो पानी बरसने के बाद ये नदी वर्षा के समय बहुत ज़्यादा भर जाती है, तो हमें पानी को खाली भी करना होता है, नहीं तो उससे जो आसपास के गांव या जो शहर होते हैं वो सब पानी से डूब सकते हैं, तो उसके लिए हमें पानी को खाली करना होता है। तो हम क्या करते हैं, उसमें से एक नहर निकाल देते हैं। तो जब कोई ऐसी नदियाँ जहाँ पर बारिश के समय उसमें बाढ़ आती है, तो बाढ़ आने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें से नहरें खोद देते हैं। तो नहरें खोदने के बाद जब पानी की बारिश होती है तभी इस नहरों में पानी आता है, नहीं तो नहरों में पानी नहीं आता है, तो उसे क्या कहते हैं, मौसमी सिंचाई। मतलब इस नहरों से जब हम पानी की सिंचाई करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मौसमी सिंचाई। जलाशय सिंचाई क्या होती है, जलाशय सिंचाई का मतलब होता है कि हमने क्या किया, गाँव में या ऐसे कस्बों में हम क्या करते हैं, कुछ गड्ढे खोद देते हैं, जिसे तालाब कहते हैं, पोखर कहते हैं। तो ये क्या होते हैं कि जब बारिश होती है तो ये भर जाते हैं, जब बारिश होती है तो ये भर जाते हैं। कुएं खोद देते हैं, तो इसमें क्या होता है, जब बारिश होती है तो ये भर जाते हैं। तो जब ये पानी भरे रहते हैं तो हमें जब आवश्यकता होती है तो हम इन्हीं के माध्यम से क्या करते हैं, गूल मतलब ऐसे नाली बना के इससे हम पानी को ले लेते हैं और अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। तो जब जहाँ पर पोखर होते हैं, जो गड्ढे होते हैं, उनको पानी से भरने के बाद जब उनसे पानी लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, जलाशय सिंचाई। फिर दूसरी बात आती है लिफ्ट इरीगेशन। लिफ्ट इरीगेशन क्या होता है, कभी कभी हमारे आसपास के क्षेत्र में पानी उपलब्ध नहीं होता है, नदियों के नहरें जो होती हैं बहुत दूर होती हैं और हमें पानी की आवश्यकता होती है। तो हम क्या करते हैं कि आप देखिए, जब पानी बरसता है तो कुछ पानी बहता हुआ नदियों में चला जाता है और कुछ पानी क्या होता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है। कहाँ होता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है। पानी बरसा, ऐसे पानी की बारिश हुई तो कुछ तो बहता हुआ नदियों में, समुद्रों में चला गया, लेकिन कुछ पानी क्या होता है, वो ज़मीन के अंदर चला जाता है। तो जब हमें पानी की आवश्यकता होती है और हमारे पास नहर है, जलाशय है, ये सब चीज़ें दूर होती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, ज़मीन को खोदते हैं। और ज़मीन को खोदने के बाद जब पानी को नीचे से ऊपर की ओर लेके जाया जाता है, खेतों में पहुंचाया जाता है, पानी को ज़मीन के नीचे से लेकर पानी को ऊपर पहुंचाया जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, लिफ्ट इरीगेशन। क्या कहलाता है, लिफ्ट इरीगेशन या उद्वहन सिंचाई। फिर आता है स्प्रिंकल इरीगेशन। क्या आता है, स्प्रिंकल इरीगेशन। स्प्रिंकल इरीगेशन देखिए क्या होता है, स्प्रिंकल इरीगेशन तो आप जानते हैं ना, ऐसे ये पौधे होते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐसे पाइप डाल देते हैं, तो दाब के माध्यम से क्या होता है, ये पानी ऐसे कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद ऐसे फुहारों के माध्यम से खेतों की सिंचाई करता है, तो यही क्या कहलाता है, स्प्रिंकल इरीगेशन। इसी में एक क्वेश्चन जुड़ा है कि सिंचाई के लाभ तथा हानि क्या होते हैं। तो चलिए ध्यान से देखते हैं सिंचाई के लाभ क्या क्या होते हैं।
सबसे पहले ये अन्न उत्पादन में बढ़ोतरी करता है। अन्न उत्पादन मतलब पानी अगर समय समय पर पहुंचता रहता है तो अन्न का उत्पादन बहुत ही अच्छा होता है, जिससे किसानों को लाभ होता है, वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि कभी कभी देखते हैं ना, गाँव में अकाल आ जाता है, तो जब पानी की कमी रहेगी तो अकाल आ जाएगा, तो उस समय हमें पानी पीने के लिए चाहिए, खेतों में भी चाहिए, तो उसकी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए सिंचाई की हमें आवश्यकता होती है, और सिंचाई के माध्यम से हमें पानी प्राप्त होता है। जो एरिया अकाल में डूबे होते हैं उनकी वो पानी से क्या करता है, पूर्ति करता है, और वहाँ पर अन्न उत्पादन भी होता है और लोगों को पानी की आवश्यकता की भी कोई कमी नहीं होने देती है। फिर तीसरी चीज़ है कृषक, जब कृषकों को पानी समय समय पे मिलता रहता है तो उनमें पौधों में उनकी बढ़ोतरी सही तरीके से होती है, ज़्यादा अन्न उत्पादन होता है। तो उससे क्या होता है कि कुछ ऐसे कृषक होते हैं जो नकदी फसलें मतलब क्या होती हैं, एक ऐसी फसलें जो खाने के लिए नहीं उगाई जाती हैं, बेचने के लिए उगाई जाती हैं, उसे नकदी फसलें कहते हैं। तो कुछ लोग नकदी फसलें उगाते हैं, जैसे गन्ना जो होता है, गन्ने को कुछ लोग खाने के लिए मतलब गुड़ बनाने के लिए तो यूज करते हैं, लेकिन अधिकतर उसको बेचने के लिए यूज किया जाता है, चीनी बनाने के लिए। तो कुछ फसलें ऐसे उगाते हैं तो उनमें पानी की जब आवश्यकता पड़ती है, या तंबाकू हो गया, कुछ और भी ऐसी चीज़ें हो गई, तो उनको उत्पादन में जब पानी की आवश्यकता सही समय मिलती है तो उनका उत्पादन ज़्यादा होता है, तो उसको बेच के अपनी अन्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति करते हैं। फिर पन बिजली उत्पादन, आप जानते हैं ना कि इरिगेशन सिस्टम से जब पानी इकट्ठा होता है डैम में, जहाँ पर रिजर्वायर बने होते हैं वहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, तो पानी को जब ऊंचाई से गिराते हैं तो पानी में जो भी प्रक्रिया के तहत, सिस्टम के तहत पानी की वजह से बिजली का उत्पादन करता है, और बिजली के उत्पादन से सरकार को भी लाभ होता है। और प्लस कुछ जमींदार ऐसे होते हैं जो कि खेतों में पानी के लिए जब नहरों से पानी भेजा जाता है तो वो क्या करते हैं, उस पानी को लेते हैं, उसके लिए सरकार को वो कर देते हैं, तो इससे सरकार का भी क्या होता है, लाभ होता है, और कर के रूप में उन्हें अधिक से अधिक पैसा मिलता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास कि मनोरंजन स्थल का मतलब नदियों के किनारे किनारे कुछ लोग ऐसे पार्क नुमा कुछ चीज़ विकसित कर देते हैं, नौकायान उस पर चला देते हैं, नौका का विहार होता है तो उस पर कुछ टैक्स लगते हैं, टैक्स लगने की वजह से कुछ लोग उसके अंदर पार्क या ऐसे कुछ विकसित कर देते हैं, तो उसका कुछ किराया रेंट लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि सरकार की आमदनी होती है। प्लस इंपॉर्टेंट चीज़ और होती है कि जैसे ही इसके किनारों पर जहाँ पर खेत होते हैं या जब नहरें होती हैं, नहरों के बगल में हम रोड बनाते हैं, जिससे कि आवागमन की सुविधा भी हमारे पास उपलब्ध रहती है। और इसमें जो लाभ में एक चीज़ जो जुड़ती है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जुड़ती है कि इससे क्या होता है कि जो मरुस्थलीय ज़मीन होती है उसके बढ़ने की शंकाएँ कम हो जाती हैं, क्योंकि जहाँ से पानी जा रहा होता है तो ये जो मरुस्थलीय या जो बंजर ज़मीन होती है, इन सब की ज़्यादा संभावनाएँ नहीं होती हैं कि ज़मीन बंजर होने पाए। हानि की बात करते हैं। हानि के लिए क्या होता है, देखिए जैसे इसके लाभ हैं, इतने लाभ हैं तो इसकी कुछ हानियां भी हैं, इसको लिखिएगा। हानि के बारे में सबसे पहला क्या होता है कि अधिक पानी जो होता है वो फसलों को बर्बाद कर देता है। जो अधिक पानी होता है वो क्या होता है, फसलों को बर्बाद कर देता है। उससे नमी हो जाती है, नमी की होने की वजह से क्या होता है कि आसपास की जो फसलें होती हैं उसमें पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और आप जानते हैं कि जब कभी भी फसलें बहुत अधिक देर तक पानी में रहेंगी तो वो सड़ने लगती हैं और ख़राब हो जाती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव। स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव मतलब क्या होता है कि आसपास का जो मॉइस्चर होता है वो बहुत नम हो जाता है, मतलब मॉइस्चर हो जाता है। उससे क्या होता है कि हर समय वहाँ पर ठंडक का अनुभव होता है, तो उससे क्या होता है कि लोगों का जो सांस लेने में या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि हर समय अगर नमी रहती है तो नमी से उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है जिससे कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। फिर बात होती है कि नहरों पर कभी कभी कंट्रोल नहीं होता है, या अगर हमने सिस्टम से कंट्रोल नहीं बनाया तो इसका जो पानी होता है वो पानी क्या होता है, कट जाता है, कटने के बाद आसपास के गांव में फैल जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, अधिक मात्रा में नहरों में पानी निकलने से वो ओवरफ्लो हो जाता है या नहरें कट जाती हैं, तो उससे आसपास का जो गांव होता है या जो आसपास के क्षेत्र होते हैं वो पूरा जलमग्न हो जाते हैं। जलमग्न होने के बाद उनकी कंट्रोल में स्थिति में नहीं रहती है, तो उससे भारी नुकसान हो जाता है। इस प्रकार से इरिगेशन सिस्टम के कुछ लाभ भी हैं तो इसकी हानियां भी हैं, इसको आप लिखिएगा। और आपने देखा कि ये 4 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट हम आपको जो चैप्टर 2 के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो लगातार आप इस वीडियो को देखते रहिए। इस प्रकार से आपके थ्योरी के क्वेश्चन भी इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो खत्म हो जाएंगे और चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कितनी देर का बना, 39 मिनट का।